अगली सुबह हानिया जब सोकर उठी तब उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उठते ही उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। कल वो रोते रोते सो गई थी। जिस कमरे में निकुंज उसे लेकर गया था उस कमरे में सारी चीज देखने के बाद पीछे की सारी चीज उसे याद आने लगी थी। उनका 3 साल का रिश्ता, वो सब कुछ। हानिया गहरी सांस लेकर बोली, अभी और नहीं सोचना मुझे, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, पहले ये सर दर्द खत्म करना है मुझे। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई। वो अपना सर पकड़े सीधे बेडरूम से बाहर निकल गई। वो बेडरूम निकुंज का ही था और इस वक्त वो वहां पर नहीं था। हानिया सीधे नीचे किचन में पहुंची। वहां पर दानिश था जो कि शायद कॉफी बना रहा था। हानिया उसे देखते हुए बोली, सर दर्द कर रहा है, मुझे कुछ मिलेगा क्या? दानिश उसे देखकर बोला, निकुंज ने बोला था कि तुम्हें कॉफी सूट नहीं करती तो मैं तुम्हें कॉफी नहीं दे सकता, चाय बना दूं, चलेगा? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, कुछ भी दे दो, सब चलेगा। बोलकर वो सीधे जाकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। हानिया ने अपना सर पकड़ा हुआ था। उसका सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। अब उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर कि क्या जरूरत थी उसे इतना ज्यादा रोने की। पिछले इतने दिनों में वो अस्पताल के चक्कर एक बार काट चुकी थी तो फिर ज्यादा पता नहीं चला था रोने धोने का, लेकिन अब सब समझ में आ रहा था। इतना दर्द हो रहा था उसका सर की उसकी आंखों में पानी आने लगे थे। रोने की वजह से उसकी हालत हमेशा ऐसी होती थी। इधर दानिश ने एक नज़र उसे देखा। वो जल्दी से जल्दी चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आया और वहां पर रख कर बोला, एक दो बिस्कुट खा लो, मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ, ऐसे ठीक नहीं हो सकता। हानिया एक नज़र उसे देखकर बोली, ओके। इतना बोलकर वो खाने लगी। खाते हुए उसका और रोने का मन कर रहा था क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हानिया अभी खा रही थी कि तभी उसे अपने सर पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने हल्के से सर उठाकर निकुंज को देखा जो उसे ही देख रहा था। निकुंज धीरे धीरे उसका सर दबाने लगा था। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। इधर निकुंज आराम से उसको हेड मसाज दे रहा था। हानिया ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ याद आ रहा था उसे। तारांकन फ्लैशबैक। तारांकन 17 साल की हानिया और उसके साथ 20 साल का निकुंज। उन्हें रिलेशनशिप में आए हुए 2 महीने हो चुके थे। दोनों एक ही कॉलेज में थे। आज का दिन ऐसा था कि हानिया के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। कल रात को वो रोई थी क्योंकि उसकी अपनी दादी के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी। इस वक्त वो बेंच पर बैठी हुई अपने नोट्स चेक कर रही थी। तभी पीछे से निकुंज की आवाज आई, इतनी बुरी तरीके से रोने की क्या जरूरत थी फ्लेम, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी दादी ने? हानिया तुरंत उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, बोलकर वापस अपने नोट्स पर ध्यान देने लगी। निकुंज पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, फ्लेम यू हैव टू आंसर मी। हानिया जल्दी से बोली, अगले महीने मेरा बर्थडे है। मैंने बोला कि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाना है अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने मना कर दिया। वो मुझे कभी कहीं नहीं बाहर जाने देती। मैं हमेशा घर पर पड़ी रहती हूँ। मेरे सारे दोस्तों जाते हैं, तुम भी जाते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या गलती है मेरी जो मुझे कहीं नहीं आने जाने देते? बोलते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू भर चुके थे। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, इतनी सी बात पर कोई रोता है? हानिया जल्दी से बोली, तुम तो बोलोगे ही इतनी सी बात, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है, तुम जहाँ जाओ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, इतना कुछ कर ही नहीं सकती। हमेशा टॉप आने का प्रेशर और उसके साथ साथ घर पर सब कुछ करने का प्रेशर, दादू दादी की हर बात मानना, मेरी लाइफ तो लगती नहीं है मुझे। निकुंज ने एक गहरी सांस ली और उसने हानिया के सर पर एकदम से मसाज करना शुरू कर दिया। हानिया जल्दी से बोली, क्या कर रहे हो? निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, मसाज दे रहा हूँ तुम्हें, सर दर्द हो रहा ना तुम्हारा? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें आता है मसाज करना? मैं जब भी रोती हूँ ना मेरा सर दर्द होता है और अगर मैं रात को रोकर सो गई तो फिर सुबह मुझे मौत आती है सर दर्द के नाम पर। निकुंज कुछ पल रुक कर बोल, आता तो नहीं है फ्लेम, लेकिन मैं सीख लूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। हानिया एकदम से मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू। निकुंज हल्का सा झुका और वो उसकी नाक पर किस करके बोला, आई लव यू टू फ्लेम। ये सुनते हानिया की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई। फ्लैशबैक एंड ये सब याद आते ही हानिया की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। निकुंज ने उसका चेहरा हल्का सा ऊपर किया और उसका आंसू साफ करके बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है, आई हैव टू कॉल डॉक्टर फ्लेम, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द होगा तो? हानिया धीरे से बोली, नहीं ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा है, मेडिसिन। तभी दानिश मेडिसिन लाकर बोला, ये रही मेडिसिन। हानिया ने चुपचाप वो मेडिसिन ले लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। निकुंज वापस उसका सर दबाने लगा। दानिश ने अब तक चाय बना दी थी। वो हैरानी से निकुंज को देख रहा था।
वो पहली बार उसे किसी के लिए ये सब चीज करते हुए देख रहा था, इतनी फिक्र की वो उसका सर दबाए। ये शायद ही निकुंज ने कभी किसी के लिए किया, लेकिन दानिश को क्या पता कि ये सारी चीज उसने सिर्फ और सिर्फ हानिया के लिए की थी। उसने सीखी ही हानिया के लिए थी। हेड मसाज करने में एक्सपर्ट था क्योंकि हानिया को सर दर्द की प्रॉब्लम ज्यादा थी। करीब आधे घंटे बाद निकुंज हानिया को देखकर बोला, आर यू ओके प्रोफेसर? हानिया ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो उसे देखकर बोली, हाँ, अब नहीं हो रहा है सर दर्द। बोलते हुए वो तुरंत खड़ी हो गई। निकुंज ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे हल्का सा अपने पास खींचकर बोला, जाकर फ्रेश होकर रहो और खाना खाओ। खाना खाने के बाद आई एम कॉलिंग डॉक्टर, मुझे तुम्हारे इस सर दर्द का इलाज चाहिए। हानिया उसे देखते हुए बोली, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम। निकुंज बीच में बोला, प्रोफेसर मैंने तुमसे पूछा नहीं बल्कि तुम्हें बताया है, तो तुम जाओ हमारे बेडरूम में, जाओ। हानिया जल्दी से बोली, हमारे बेडरूम से क्या मतलब है तुम्हारा? निकुंज सार्कास्टिकली बोला, मेरे बेडरूम में तुम पिछले 2 दिनों से हो, तो फिर वो हमारा बेडरूम हुआ ना। अब मैं सोफे पर जरूर सो रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारा बेडरूम नहीं है, हमारा ही है, जाओ। हानिया कुछ पल उसे देखती रही, वो फिर वहां से चली गई। उसे पता था कि निकुंज को बोलने का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था। करीब 1 घंटे बाद वो पूरी तरीके से फ्रेश हो चुकी थी। उसने खाना खा लिया था और अभी वहां पर डॉक्टर आई हुई थी। निकुंज ने उसे सारी कंडीशन बता दी थी कि रोने की वजह से उसे दर्द होता था, वो सारी चीज। डॉक्टर निकुंज को देखकर बोली, मिस्टर गुजराल, किसी किसी में ये चीज जेनेटिक होती है। हानिया, क्या ये चीज आपके साथ जेनेटिक है? हानिया धीरे से बोली, हाँ, दादी को भी होती थी और दादी बताती थी कि पापा को भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो बस शायद जेनेटिक ही है। डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको मेडिसिन दे दूंगी। आपको जब भी सर दर्द हो आप वो मेडिसिन ले लिया करिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल की लाइफ में ये प्रॉब्लम काफी बड़ी हो चुकी है। मिस्टर गुजराल, डोंट वरी। निकुंज ने हल्के से सर हिला दिया। डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया। वो प्रिस्क्रिप्शन वहीं पर रख कर चले गए। हानिया सर झुकाकर अपनी उंगलियों से खेलने लगी। निकुंज उसके पास बैठकर बोला, इधर देखो फ्लेम। हानिया ने तुरंत सर उठाकर निकुंज की तरफ देखा। निकुंज धीमी सी आवाज में बोला, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस कि तुम मेरे साथ पहली बार रह रही हो, और स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस कि तुमने पहले कभी मेरे साथ रूम शेयर नहीं किया। तुम मेरे साथ बेड शेयर कर चुकी हो, तुम मेरे साथ अपनी बॉडी शेयर कर चुकी हो, समझी? हानिया जल्दी से बोली, तुम ये बातें क्यों कर रहे हो निकुंज? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दिस। निकुंज एकदम से मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बात नहीं करोगी तो मैं बात छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें उस वक्त जाने दिया क्योंकि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था। तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करके मैं गया था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करके देख लिया मैंने कि तुमने अपनी ये हालत बनाई है कि तुम अपनी हंसी खो चुकी हो। आइडिया है तुम्हें? हानिया चुपचाप उसे देखने लगी। निकुंज उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, एंजाइटी अटैक आ रहा है तुम्हें, जिन अटैक के बारे में तुम्हें दूर दूर तक नहीं पता था। अपनी हंसी खो चुकी हो, चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी रहती है। मेरी हानिया जैन, जिसे मैं फ्लेम कहता था, वो बिल्कुल फ्लेम जैसी थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट भी रहती थी जो कभी जाने का नाम नहीं लेती थी। तुम कहाँ हो? आइडिया है तुम्हें या फिर तुम कहीं बीच में छूट चुकी हो प्रोफेसर? हानिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, बस उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। निकुंज उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, आई नेवर थॉट कि अगर तुम मुझे मिलोगी तो इस कंडीशन में मिलोगी। हाँ, सोचा था कि अगर कभी टकराए तो हो सकता है कि उस दिन तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा होगा, तुम अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी कभी मुझे देखोगी तो इग्नोर कर दोगी, लेकिन नहीं। यहाँ पर तो बात ही अलग है। अगर तुम अपने पति के साथ खुश होती तो भी मैं तुम्हें जाने दे सकता था, लेकिन अब ना मैं तुम्हें जाने दूंगा, ना किसी को तुम्हें ले जाने दूंगा। और वन मोर थिंग फ्लेम, जिस रास्ते में तुम उलझकर वहीं रह गई हो ना, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। हानिया धीरे से बोली, इतना आसान नहीं है निकुंज, जो तुम बोल रही हो वो इम्पॉसिबल है, और यू नो वॉट। निकुंज बीच में ही बोला, निकुंज गुजराल के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, और जो चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल होती है उनके पीछे तो मैं सबसे बड़ा पागल बन जाता हूँ। जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है उन्हें मैं अपना जुनून बना लेता हूँ। और तुम सोचो फ्लेम, अगर तुम्हें जुनून बनाया तो तुम क्या करोगी? हानिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। वो कुछ पल उसे देखती रही, उसने फिर बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। क्या जवाब देती वो? जवाब तो उसके पास था ही नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं था। छूट गई थी वो कहीं रास्ते में, उसे खुद नहीं पता था कहाँ छूट गई थी। जवाब वो दे देती थी, खड़ी भी हो जाती थी, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी थी, इतनी की फीलिंग्स गायब होने लगी थी। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी कि तभी निकुंज का फोन बजा।
उसने एक नज़र अपना फ़ोन देखा और हानिया को वहीं छोड़कर वो सीधे बालकनी की तरफ चला गया। उसके जाते ही हानिया बेड पर लेट गई। आज वो कॉलेज नहीं गई थी, उसने छुट्टी ले रखी थी। अपने सर दर्द के साथ वो कॉलेज जाकर परेशान हो जाती है। हानिया धीरे से बोली, तुम मेरे अंधेरे में रोशनी बन रहे हो निकुंज, तुम तो हमेशा से मेरी रोशनी थे। मैंने एक रिश्ते में अपनी लॉयल्टी पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मुझे ये बोला कि दिल तोड़कर तुम्हारी लॉयल्टी भी किसी काम की नहीं। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, पर देखो भगवान ने मुझे सजा के तौर पर मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। बोलकर वो कड़वाहट से मुस्कुराई और बस उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ जानवी वेद को लेकर उसके घर आ चुकी थी। घर आने के बाद से वेद बिल्कुल शांत था। जानवी उसे देखते हुए बोली, हानिया को कॉल किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं तो वो कॉल उठा रही है, न ही मैसेज का रिप्लाई दे रही है और कल रात को उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वेद उसे देखकर बोला, उस रात तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यू नो वॉट जानवी, तुमने मुझसे कहा था कि हानिया देर से आएगी, अगर उस रात तुम नहीं आती ना तो कुछ नहीं होता। जानवी उसे देखते हुए बोली, वो देर से ही आने वाली थी, मुझे नहीं पता कि वो जल्दी कैसे आ गई। उसने मुझे खुद बोला था, फिर पता नहीं क्या हुआ। जो भी हुआ वो हो गया, और वैसे भी कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था तो फिर डिवोर्स देकर खत्म करो ना सब कुछ। वेद खड़ा होकर बोल, क्यों दे दूं मैं उसे डाइवोर्स? तुम्हें पता भी है कि उस आदिनाथ जैन के पास जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें जो हानिया का हिस्सा है उसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ है, और मैं वो प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकता, मुझे वो 1.5 करोड़ चाहिए। जानवी इरिटेट होते हुए बोली, कम ऑन वेद, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हारे पास खुद पैसे हैं ही नहीं। तुम्हारे पास भी किसी चीज की कमी नहीं, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, और जितना हानिया के पास है उससे ज्यादा ही है तुम्हारे पास है। वेद उसे देखते हुए बोला, जो है मेरे पास वो है, लेकिन मुझे और चाहिए तो क्या प्रॉब्लम है? और वो मेरी वाइफ है, उसका जो होगा वो मेरा ही होगा। मैं उसे बुड्ढे के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि प्रॉपर्टी हानिया और अहान के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, लेकिन नहीं, उससे पहले ये सब कुछ हो गया। मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला। जानवी उसका कॉलर पकड़कर बोली, व्हाट डू यू मीन बाय तुम उसे डिवोर्स नहीं देने वाले? लिसन वेद, तुम और मैं जो कर रहे हैं ना, उसके बाद मुझे तुमसे शादी करनी है, समझे? वेद कुछ पल उसे देखता रहा और फिर एकदम से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, जानवी प्रॉपर्टी की बात है ओके, जब तक वो बुढ़ा मरेगा नहीं, जब तक हानिया के नाम पर कुछ होगा नहीं, और मुझे वो सब कुछ चाहिए। अगर वो 1.5 करोड़ भी हमारे साथ होंगे तो फिर हम आगे अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते ना, और भी लग्जरी वाली, तुम समझ रही हो? जानवी गहरी सांस लेकर बोली, तो तुम उसे वापस लेकर आओगे? तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगी? मुझे नहीं लगता, जितना मैं उसे जानती हूँ वो वापस नहीं आने वाली। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है उसके अंदर। वेद कुछ पल रुक कर बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन अपने दादू की बात मानने के अलावा वो कुछ नहीं करती। आदिनाथ जैन का एक ऑर्डर और वो खुद चलते हुए मेरे पास आएगी, और जो मैं बोलूंगा वो करेगी भी। एक काम तो किया है उस बुड्ढे ने बहुत अच्छा, अपनी पोती को अपना ऑर्डर फॉलो करवाना बहुत अच्छे से दिखाया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे बुड्ढी से बात करके उसे मनाना है, और फिर बस उसके बाद वो खुद चलते हुए मेरे पास आएगी और मेरे पास रहेगी। सब कुछ अब अपनी आंखों से देखेगी वो। जानवी उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे फिर भी डाउट है, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि वो नहीं आने वाली। वेद ने एक नज़र उसे देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। रात का वक्त, हानिया बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। आज वो कॉलेज नहीं गई थी तो फिर उसने पुराने क्वेश्चन पेपर का एक पूरा सेट रेडी कर दिया था ताकि वो कल स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। वो सारा काम खत्म करने के बाद से वो फ्री ही थी। इस वक्त वो बेड पर ही बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, क्या फायदा ऐसे बैठे रहने का, बोर होने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। बोलकर वो खड़ी हो गई और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। हानिया सीधे नीचे आई। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर बिल्कुल शांति थी। चारों तरफ एक इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, ये क्या बात है, सारे के सारे लोग गायब हैं। निकुंज, वो दानिश और भी 1-2 नौकर यहाँ पर थे, कोई भी नहीं है उनमें से। बोलते हुए उसने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। हानिया सीधे किचन में पहुंची। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर भी कोई नहीं था। उसने बस फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाली, तभी अचानक से सारी लाइट ऑफ हो गई। हानिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो पानी का बोतल वहीं छोड़कर बाहर निकल आई। वो अपना फोन ऊपर ही छोड़कर आई थी, तो वो बस अंदाजे से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। हानिया सीढ़ियों के पास पहुंची थी, तभी उसे कुछ लगा। उसके चेहरे पर कुछ रोशनी सी आई। उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। सीढ़ियों के बगल में एक बड़ा सा वॉल था और वहां पर एक गेट था। वो दरवाजा खुला हुआ था और वहीं से कोई रोशनी आई थी। हानिया खुद से बोली, ये क्या है? बोलकर उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए।
दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और वो धीमी कदमों से बाहर आई। बाहर भी बिल्कुल अंधेरा था, फिर पता नहीं रोशनी कहाँ से आई थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोली, मैं पागल हो गई हूँ या फिर मुझे पागल बनाया जा रहा है? व्हाट द हेल, कुछ है भी या नहीं? इतना बोलकर वो एकदम से जाने को मुड़ी कि तभी एक आवाज आई, सिटी बजने की आवाज। हानिया ने तुरंत मुड़कर देखा। सामने कई सारे बलून्स रखे हुए थे, उन बलून्स पर स्माइली इमोजी बनी हुई थी। हानिया चुपचाप उन सभी बलून्स को देख रही थी। उन बैलून को अगर काउंट भी किया जाए तो वो मिनिमम 50 थे, मैक्सिमम पता नहीं कितने। सबके कलर अलग अलग थे और वो स्माइली इमोजी सब पर बनी हुई थी। उनकी आंखों में कहीं पर आंखों की जगह 2 दिल थे, कहीं पर आंखें थी, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ। हानिया चुपचाप वो सब देख रही थी। रिएक्शन समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करेगी। तभी अचानक से सारी लाइट ऑन हो गई। हानिया ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऊपर कुछ गिर रहा था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोलकर हाथ आगे किया। पार्टी पॉपर गिर रहा था उसके ऊपर। हानिया ने एक बार ऊपर की तरफ देखा और वो वापस सामने देखने लगी। तभी उनमें से एक बैलून धीरे धीरे उड़ते हुए ऊपर जाने लगा। हानिया ने उस बैलून की तरफ देखा। वो पढ़ते हुए बोली, स्माइल ऑन योर फेस प्रोफेसर। ये पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ निकुंज कर रहा था। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, निकुंज क्या कर रहे हो तुम? ये सब जो भी कर रहे हो प्लीज बंद कर दो। लिसन मैं। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी उसकी नजरें एक तरफ चली गई। एक छोटा सा व्हाइट कलर का, बिल्कुल स्नो व्हाइट कलर का रैबिट वहां पर घास पर घूम रहा था। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और वो उस रैबिट के पास आ गई। वो वहीं नीचे बैठ गई घास पर। उसने उस रैबिट को अपनी गोद में उठा लिया। वो धीरे से बोली, रैबिट। उस रैबिट ने उसे देखा और फिर वो छुटने की कोशिश करने लगा, लेकिन हानिया का तो ध्यान किसी चीज पर था ही नहीं। हानिया उस रैबिट को अपने चेहरे के पास लेकर आई। तभी उस रैबिट ने एकदम से हानिया को टच किया। हानिया जो अब तक बिल्कुल शांत थी, धीरे धीरे उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आने लगी। उसने वहीं पर रखे हुए एक बास्केट की तरफ देखा। उस बास्केट में कुछ गाजर रखे हुए थे। हानिया ने उस रैबिट को नीचे उतारा और गाजर उसकी तरफ बढ़ाया। वो गाजर खाने लगा था। हानिया बहुत क्यूरियोसिटी से उसे देख रही थी। उसके होठों की मुस्कुराहट बनी हुई थी। वही थोड़ी दूरी पर खड़ा निकुंज बस हानिया की मुस्कुराहट को देख रहा था। उसकी एक स्माइल के लिए उसने सब कुछ किया था। ये बैलून, लाइट्स अप करना और एक रैबिट का इंतजाम करना, एवरीथिंग, और फाइनली वो हो गया था। कुछ ना सही पर ये सही कि हानिया खुलकर मुस्कुरा रही थी। एटलीस्ट इंसान ने तो उसे दुखी कर दिया था। किसी छोटे से जानवर ने उसे खुशी तो दे दी थी। हानिया बेहद प्यार से उस रैबिट के सर पर हाथ फेर रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम कितने प्यारे हो रैबिट। अगर मैं तुम्हारा एक प्यारा सा नाम रखूं तो? तुम्हें पता है मेरे पास एक रैबिट था और उसका नाम था मार्शमेलो, लेकिन फिर ना उसकी डेथ हो गई और उसके बाद से मैंने कभी रैबिट को देखा तक नहीं। लेकिन आज तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारा नाम रखूंगी मार्शमेलो, माय क्यूट लिटिल मार्शमेलो। बोलकर उसने सर झुकाकर उस रैबिट के सर पर हल्की सी किस कर ली। वो रैबिट जो अभी तक गाजर खा रहा था, उसने एकदम से हानिया को देखा और वापस अपना गाजर खाने लगा। हानिया को एकदम से हंसी आ गई। वो हंसते हुए उसका सर सहलाने ने लगी थी। तभी उसके कानों में निकुंज की आवाज पड़ी, यू आर हैप्पी फ्लेम। ये सुनते ही हानिया ने तुरंत नजर उठाकर निकुंज को देखा। उसे देखते ही उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया, लेकिन मार्शमेलो की वजह से उसकी स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो खुश थी। निकुंज जानता था कि हानिया को रैबिट कितने पसंद थे। मार्शमेलो की डेथ के वक्त वो था। उस वक्त उनके रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था और मार्शमेलो की डेथ के बाद हानिया 1 महीने तक रोती रही थी। तो निकुंज जानता था कि उसे रैबिट कितने पसंद थे। थोड़ी देर बाद हानिया खड़ी हुई और वो निकुंज के पास आकर बोली, तुमने ये सब किया? निकुंज उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारी होठों पर एक स्माइल देखनी थी मुझे, एक जेन्युइन स्माइल, जो मैंने अब तक नहीं देखी। जब मैंने तुम्हें इतने सालों बाद देखा तो फाइनली मैंने वो स्माइल देख ली फ्लेम, और उसके लिए इतना करना तो बनता था। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें याद था रैबिट के बारे में? मुझे लगा कि। निकुंज बीच में ही बोला, तुम्हें ये लगा कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन फ्लेम तुम्हारे साथ बिता हुआ हर एक पल, हर एक बात, हर एक मोमेंट मुझे अच्छे से याद है। अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को कोई नहीं भूल सकता, और निकुंज गुजराल तो भूलने वाला है भी नहीं, राइट? हानिया चुपचाप उसकी अंबर आइस में देखने लगी। तभी निकुंज ने उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। हानिया हैरानी से बोली, क्या कर रहे हो? निकुंज उसे अंदर ले जाते हुए बोला, बेडरूम में लेकर जा रहा हूँ। अब क्या तुम्हें पूरी रात यहीं पर रहना है? हानिया जल्दी से बोली, लेकिन मार्शमेलो का क्या? निकुंज एक नज़र उसे देखकर बोला,
वो अपनी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और तुम उसे रोज मिल सकती हो। खुश? हानिया एकदम से मुस्कुरा कर बोली, बहुत खुश। निकुंज ने कुछ पल उसकी मुस्कुराहट को देखा और वो वापस सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों निकुंज के बेडरूम में थे। निकुंज उसे नीचे उतार कर बोला, एक बात करनी है मुझे तुमसे। हानिया उसे देखते हुए बोली, कौन सी बात? निकुंज ने उसे बेड पर बिठाया और वो अपने टेबल की तरफ चला गया। उसके बेडरूम में भी एक स्टडी टेबल था जहां पर कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई थी, साथ में कुछ फाइल्स रखी हुई थी। निकुंज ने एक ब्राउन कलर की फाइल उठाई और वो फाइल लेकर हानिया के पास आया। हानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर निकुंज क्या करना चाहता था। निकुंज ने वो फाइल हानिया के पास बेड पर रख दिया और उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल लिए। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने फाइल खोलकर देखा। ऊपर बोल्ड लेटर्स में डाइवोर्स एग्रीमेंट लिखा हुआ था। हानिया चुपचाप उन डाइवोर्स पेपर्स को देख रही थी जिसमें वेद चटर्जी और हानिया जैन उन दोनों का नाम था। निकुंज उसे देखते हुए बोला, रास्ता तुम्हारे सामने है, रास्ते पर चलने की तैयारी कर लो फ्लेम, क्योंकि अगर तुम भागने की भी कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें रास्ते पर घसीट कर लेकर जाऊंगा। हानिया तुरंत उसे देखकर बोली, दादू का क्या निकुंज? मुझे पहले उनसे बात करनी पड़ेगी, मैं ऐसे नहीं कर सकती, ये फैसला मैं कैसे ले लूं? निकुंज सार्कास्टिकली बोला, जिंदगी आधी बर्बाद कर लिया तुमने और उसके बाद तुम ये बोल रही हो कि ये फैसला मैं कैसे ले लूं? तुम्हारे दादू ने तुम्हें पैदा किया है क्या? और अगर किया भी होता तो क्या उनका इतना हक बन जाता है कि वो तुम्हारी जिंदगी को खिलौना बनाकर खेल कर निकल जाए? हानिया खड़ी होकर बोली, वो मेरी जिंदगी से नहीं खेल रहे निकुंज, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो। निकुंज बीच में बोला, गलत लिया। बोलते हुए उसकी आवाज तेज हो चुकी थी। हानिया चुपचाप उसे देख रही थी। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच्चाई से भागने की कोशिश करनी है तुम्हें प्रोफेसर, तो करके देख लो, लेकिन जितनी भी भागने की कोशिश करोगी घूम फिर करके इसी जगह पर आओगी कि गलत किया तो किया और डाइवोर्स होकर रहेगा। यहाँ ना तो तुम्हारी कोई बात मानी जाएगी और ना मैं मानने वाला हूँ। यू नो वाई? क्योंकि मुझे सबसे पहले तुम्हें इस दलदल से निकालना है, बाकी चीज बात की है। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, ये सब तुम डिसाइड करोगे? मुझसे पूछा एक बार भी? निकुंज ने उसे कंधों से पकड़ते हुए अपने पास खींचा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डिवोर्स पेपर्स तुम्हें दिए हैं, तुम्हें सामने से बोला है कि रास्ता है, हाँ मैं घसीट के लेकर जाऊंगा तुम्हें। जब तुम मेरी बात नहीं समझोगी, जब तुम ये नहीं समझोगी कि तुम्हें दलदल से निकलना जरूरी है फ्लेम, आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। मुझे तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट, तुम्हारा वही चेहरा, वही खुशी चाहिए जो तुम हुआ करती थी। जिस लड़की को, मरी फ्लेम को तुमने कहीं पर दफन कर दिया ना, मुझे वो वापस चाहिए और उसके लिए मुझे तुम्हें इस दलदल से निकालना पड़ेगा। कोई वेद, कोई आदिनाथ जैन या फिर कोई भी, किसी को भी तुम्हारी खुशियों के बीच आने का हक नहीं है, मतलब नहीं है। हानिया गहरी सांस लेकर बोली, निकुंज तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि निकुंज ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत कर दिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कमरे में बिल्कुल शांति थी। निकुंज धीमी सी आवाज में बोला, कोई बात नहीं होगी अब, स्लीप। अब जो भी बात होगी कल होगी, पेपर्स देख लेना और आगे बात करते हैं। इतना बोलकर उसने हल्के से हानिया के फोरहेड पर किस कर लिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही हानिया बेड पर बैठ गई। उसने एक बार उन डाइवोर्स पेपर्स की तरफ देखा और कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक तारांकन हानिया इस वक्त अपने घर पर थी। वेद के घर वाले उसे देखकर गए थे। अरेंज मैरिज थी तो फिर देखना तो होना ही था। इस वक्त वो कमरे में बैठे कुछ सोच रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। आदिनाथ जी अंदर आकर बोले, हानिया कैसा लगा वेद? हानिया तुरंत खड़ी होकर बोली, वो आपको पसंद है ना दादू, तो फिर मुझे भी पसंद है। आदिनाथ मुस्कुरा कर बोले, मुझे पता था कि वेद तुम्हें पसंद आएगा। वेद से अच्छा लड़का तुम्हें कोई नहीं मिलेगा हानिया। ये सुनते ही हानिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी। आदिनाथ उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, मैं बस इतना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, तुम बस वेद के साथ खुश रहो, कभी भी वेद से अलग मत होना, वो तुम्हारे लिए बहुत सही लड़का है। हानिया धीरे से बोली, ओके दादू। तभी आहान अंदर आकर बोला, लेकिन दादू अगर वो कभी गलत निकला तो? ये सुनते ही हानिया और आदिनाथ जी की नजरें आहान की तरफ चली गई। आहान जैन, हानिया का छोटा भाई, जो कि उसे 2 साल छोटा था। आदिनाथ जी उसे देखकर बोले, वो क्यों परेशान करेगा? और अगर परेशान करेगा तो पक्का हानिया कोई हरकत करेगी, क्योंकि हानिया की आदत हो चुकी है सबको परेशान करने की और फिर खुद परेशान होने की। मुझे वेद पर भरोसा है कि वो कभी भी हानिया को परेशान नहीं करेगा और मेरी नज़र बोलती है कि वेद से बेटर हानिया के लिए कोई नहीं हो सकता। बस इस बात के आगे हानिया कुछ नहीं बोल पाई। वो बस मुस्कुरा कर रह गई और वही आहान, वो तो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि हानिया उसे बोलते नहीं देती। तारांकन फ्लैशबैक एंड तारांकन हानिया धीरे से बोली, आपको अपनी पसंद पर बहुत गुरूर था दादू,
देख लीजिए, आपकी पसंद ने आपकी पोती की जिंदगी कैसे तबाह करके रख दी। ना घर की रही ना घाट की, अपने प्यार को धक्के मार के निकला मैंने और उस इंसान ने मेरी जिंदगी को पता नहीं क्या बनाकर रख दिया। दादू, बड़ों के फैसले भी कभी कभी गलत होते हैं। क्या आप कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे अपनी गलती? और अगर नहीं की और आपने मुझे गलत बना दिया तो? बोलते हुए वो कड़वाहट से मुस्कुरा दी। अगला दिन हानिया इस वक्त कॉलेज में थी। उसने कल छुट्टी ली थी लेकिन आज उसे आना ही था, तो फिर आज वो कॉलेज में थी। कल से एग्जाम शुरू हो रहे थे और फिर छुट्टी ही थी, लेकिन आज आना उसका जरूरी था। वो इस वक्त स्टाफ रूम में थी। तभी एक प्रोफेसर उसके पास आकर बोले, प्रोफेसर जैन, सारे सैंपल पेपर रेडी हो चुके हैं। वो एक्चुअली जो बैच आपका है वही बैच मेरा भी है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं। हानिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, यस सर, मेरी तरफ से सब कुछ हो चुका है और मैंने स्टूडेंट को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। आई जस्ट होप कि केमिस्ट्री के एग्जाम में वो कोई कमी ना रखें। प्रोफेसर मुस्कुरा कर बोले, डोंट वरी, मैंने देखा है क्लास के बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई है जब से उन्हें आपने पढ़ाना शुरू किया है। वैसे भी केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपने इजी कर दिया उन सब के लिए। किसी के मुंह से अपने टैलेंट को लेकर तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता था, तो हानिया को भी ये सब सुनकर अच्छा लग रहा था। बेटर फील हो रहा था उसे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं तो वो जेन्युइन खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद हानिया सारे नोट्स लेकर वहां से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगी सबमिट करने के लिए। वो नोट्स चेक करते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। हानिया ने तुरंत अपने सामने खड़ी जानवी को देखा। जानवी उसे देखते हुए बोली, हानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हानिया बिना किसी भाव के बस उसे देखती रही, फिर वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी। तभी जानवी उसका हाथ पकड़ कर बोली, हानिया, मैंने बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है। कैन यू प्लीज लिसन टू मी? हानिया गहरी सांस लेकर बोली, मुझे बात नहीं करनी। जानवी जल्दी से बोली, नहीं हानिया, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। बोलकर उसने हानिया की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए सीधे वहीं पास वाले क्लासरूम में लेकर गई, जो कि खाली था। जानवी तुरंत दरवाजा बंद करके बोली, हानिया प्लीज, आई एम सॉरी। लिसन, मुझे नहीं पता चला कि चीजें कब इतनी आगे बढ़ गई। जब मैं वेद से पहली बार मिली थी तुम्हारे बर्थडे पर, तब मेरे दिल में, दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं वो चीज कैसे होती चली गई, दोस्ती से फिर ये सब कुछ। और हानिया बीच में बोली, चीटिंग इज अ चॉइस। जानवी। ये सुनते ही जानवी बिल्कुल चुप हो गई। हानिया ने वो नोट्स वहीं टेबल पर रखे और जानवी को देखकर बोली, चीटिंग कभी भी गलती नहीं होती, कभी भी बहाना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ मर्जी होती है, और मर्जी दिल, दिमाग, हर तरीके से आता है, समझी? जानवी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं हानिया, प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी हानिया ने उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। जानवी का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने हल्के से अपने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से हानिया की तरफ देखा। हानिया बिना किसी भाव के बोली, उस दिन तुम्हें थप्पड़ पड़ना रह गया था, इसीलिए आज पूरी करवाने के लिए तुम बार बार मुझे ट्रिगर कर रही हो। तुम्हें पता कि मैंने उस वक्त तुमसे एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तुम तो मैटर ही नहीं करती जानवी। मैटर तो मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड करता था ना, जिसने कुछ नहीं सोचा, बस सब करता चला गया। इधर जानवी अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप उसे देख रही थी। पहली बार किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। हानिया उसे घूरते हुए बोली, एक बात बताऊं तुम्हें प्रोफेसर जानवी, दो लोगों के बीच में तीसरा तब आता है जब उन दोनों में से कोई एक उसे आने देता है। उस इंसान और मेरे रिश्ते में ना तुम्हें लाने वाला वो खुद है। खुश मैं भी नहीं थी उसके साथ, राइट, लेकिन मैंने कभी भी किसी तीसरे को लाने की कोशिश नहीं की। जानवी अचानक से बोली, तो फिर निकुंज गुजराल के साथ क्या कर रही हो तुम? उस इंसान के साथ, उसके घर में क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? मुझे सब पता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। तुम भी तो वही। हानिया बीच में बोली, ओ माय गॉड जानवी, जुबान चल रही है तुम्हारी, एक और थप्पड़ लगाकर तुम्हारी जुबान बंद करनी पड़ेगी। ये सुनते ही जानवी हैरानी से उसे देखने लगी। हानिया उसके पास आकर बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सामने कितनी अच्छी बन कर रही? मैं अपने हर इमोशन तुम्हारे सामने दिखा रही थी, लेकिन जानवी तुमने नहीं देखा है कि मैं गुस्से में क्या करती हूँ। तुमने नहीं देखा है कि अगर कोई मुझे डबल क्रॉस करे, कोई मुझे धोखा दे, तो मैं किस हद तक जाकर उसे पनिश करूंगी। यू नेवर नो। मैं थोड़ी सी लास्ट जरूर हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर इतनी है कि तुम्हें यही खड़े खड़े। इतना बोलते ही वो रुक गई। जानवी को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वो यहाँ पर हानिया को अपनी बातों में बनाने आई थी। उसे लगा था कि हानिया उसकी बात मान जाएगी, क्योंकि वो जितना हानिया को जानती थी उस हिसाब से हानिया सबकी बातें सुन लेती थी। लेकिन अभी वो जिस हानिया को देख रही थी वो तो अलग ही थी। थप्पड़ मारना, जवाब देना, ये तो हानिया ऐसी नहीं थी जितना वो जानती थी। हानिया मुस्कुराकर बोली, शायद सदमे में हो।
कोई बात नहीं, जाकर अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड यानी कि मेरे निकम्मे पति को बता देना कि बहुत जल्द उसके पास कुछ आने वाला है, ओके। इतना बोलकर उसने अपने सारे नोट्स उठाए और तुरंत वहां से चली गई। जानवी बस उसे जाते देखती रह गई। शाम का वक्त, हानिया को लेने के लिए खुद निकुंज आया था। हानिया ने बिना निकुंज से एक शब्द बोले वो बस चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई। निकुंज गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, थप्पड़ मार के कैसे फीलिंग आती है फ्लेम? हानिया उसे देखकर बोली, तुमने मेरे पीछे लोगों को छोड़ रखा है निकुंज, जो तुम्हें ये पता है कि मैं किसे कब थप्पड़ मार रही हूँ और कब क्या कर रही हूँ? निकुंज सामने देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स फ्लेम, वो क्या है ना कि अभी तुम उस दुनिया में हो जिस दुनिया में अगर कोई तुम्हें छू भी दे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हानिया जल्दी से बोली, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। निकुंज उसे देखकर बोला, किसने बोला कि तुम कमजोर हो और किसने बोल दिया कि आंसू आ जाने से इंसान कमजोर हो जाते हैं? उसकी बात सुन हानिया बिल्कुल चुप हो गई। निकुंज वापस सामने देखने लगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, क्या खाना है? हानिया धीरे से बोली, कुछ नहीं। इतना बोलकर वो बाहर देखने लगी। निकुंज ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी। करीब 15 मिनट बाद उसने ब्रेक लगाया। हानिया ने एक नज़र निकुंज को देखा और उसने वापस बाहर देखा। वो दोनों एक छोटे से स्ट्रीट फूड कैफे के बाहर थे। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, स्टॉप इट निकुंज, चीजें सुधारने की कोशिश मत करो प्लीज। निकुंज अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, निकुंज गुजराल को अच्छी सुधरी हुई चीज बड़ी पसंद है, तो फिर मैं तो सुधारूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्रोफेसर, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। निकुंज की बातें ऐसी हो रही थी कि हानिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस उसे देखते रह गई। निकुंज उसकी तरफ का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे उस कैफे के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे। निकुंज ने खुद हानिया के लिए कई सारी खाने की चीज ऑर्डर किए थे और वो टेबल पर रखी हुई थी। हानिया उसे देखकर बोली, क्या कर रहे हो तुम ये सब, और क्यों कर रहे हो? निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, प्रोफेसर किसने बनाया तुम्हें, जब मैं तुम्हें बार बार ये बता रहा हूँ कि क्यों कर रहा हूँ और क्यों? आई मीन वाई, मुझे ये बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है फ्लेम? हानिया उसे देखते हुए बोली, क्योंकि मैं बार बार पूछ रही हूँ तो तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा, और मैं जो पूछ रही हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है निकुंज। हाँ मत करो इतना सब कुछ मेरे लिए, ये जानते हुए कि आई एम नॉट वर्थ इट। निकुंज उसे घूरते हुए बोला, क्या बोला तुमने? हानिया उसकी आंखों में देखकर बोली, यही कि जो तुम कर रही हो मैं उसके लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट वर्थ इट, समझे? निकुंज ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने हानिया की चेयर खींचते हुए अपनी तरफ कर ली। अब उन दोनों के चेयर एक दूसरे को काफी करीब थे। हानिया ने चारों तरफ देखा और उसने वापस निकुंज की आंखों में देखा। निकुंज उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, अगली बार अगर तुमने खुद के बारे में ऐसी बकवास की फ्लेम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलोगी और बस मैं सुनता रहूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम खुद के बारे में बकवास नहीं कर सकती। तुम क्या चीज डिजर्व करती हो, तुम किस चीज के वर्थ इट हो या नहीं, वो तुम्हें डिसाइड नहीं करना है। गॉट इट? आखिरी में निकुंज की आवाज थोड़ी सी तेज हो चुकी थी। हानिया धीरे से बोली, ओके। बोलकर उसने सर झुका लिया। निकुंज ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर उसे खाने का इशारा किया। हानिया ने तिरछी नजरों से एक बार उसे देखा और वो चुपचाप खाने लगी। वो निकुंज को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। हानिया चुपचाप खा रही थी और निकुंज बस गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। हानिया अचानक से बोली, मैनस निकुंज गुजराल, ऐसे ही नहीं देखते किसी को। निकुंज उसे देखते हुए बोला, मैं देखता हूँ मेरी फ्लेम को, मेरा मन मैं देखूंगा। हानिया ने एक नज़र उसे देखा और उसने कुछ कहा नहीं। वो मन में बोली, बड़ा आया मनमर्जी करने वाला, हमेशा से तो यही है, मनमर्जी करनी है, ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर चाहे बुढ़ा हो जाए लेकिन फिर भी नहीं सुधरेगा। कल को उसकी औलाद हुई ना तो फिर भी नहीं सुधरेगा। ये सोचते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वापस उसको देखा जो अभी भी उसे देख रहा था। हानिया को इरिटेशन हो रही थी निकुंज के ऐसे देखने से, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस वापस अपने खाने पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद हानिया ने खाना खत्म कर दिया था और फिर निकुंज उसे लेकर निकल गया। 1 घंटे बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। हानिया अंदर आते हुए बोली, मुझे कब तक यहाँ पर रखने का इरादा है तुम्हारा? निकुंज उसे देखकर बोला, फ्लेम मैं तुम्हें बार बार एक ही बात नहीं बोलने वाला, टेल मी कुछ हुआ है क्या? हानिया कंफ्यूजन से बोली, मतलब? निकुंज उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें एक बार में बातें समझ में आनी बंद हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम है? हानिया हैरानी से बोली, व्हाट आर यू सीरियस निकुंज? मुझे लगा तुम पता नहीं कौन सी सीरियस बात कर रहे हो। निकुंज उसे अपने करीब खींच कर बोला, ये भी तो सीरियस बात है ना फ्लेम, अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ और वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा
तो वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें बार बार यही पूछ रही हूँ और इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम समझ जाओ कि मैं जाना चाहती हूँ। निकुंज मुस्कुरा कर बोला, ग्रेट फ्लेम, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो फिर तुम जाना चाहती हो तो कोशिश करके देख लो, लेकिन यहाँ से निकल नहीं सकती विदाउट माई परमिशन। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। दलदल से निकालना है मुझे और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना जरूरी है। हानिया कुछ कहती कि तभी निकुंज उसे छोड़कर बोला, ऊपर जाओ। हानिया इरिटेट होते हुए बोली, डू व्हाटएवर यू वांट। इतना बोलकर वो गुस्से में ऊपर चली आई। बेडरूम में पहुंचते ही वो खुद से बोली, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कहीं का बादशाह है जो नहीं जाने देगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। दलदल से निकालने की बात कर रहा, उसे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई दलदल में हो, अगर तुम उसे निकालने की कोशिश करोगे तो तुम खुद फंस जाओगे और मैं इसे फंसते हुए नहीं देखना चाहती। इसे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। हानिया ने कुछ पल वैसे ही रहकर खुद को शांत किया और वो फ्रेश होने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। उसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। निकुंज वहीं बेड पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। हानिया उसे देखते हुए बोली, एट लिस्ट मुझे दूसरा बेडरूम तो मिल सकता है। निकुंज उसे देखकर बोला, नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हें अपने साथ देखने की ख्वाहिश है और मैं अपनी ख्वाहिश के बीच में तुम्हारी डिमांड को नहीं आने दूंगा। ओके फ्लेम। हानिया उसे घूरते हुए बोली, अजीब जबरदस्ती है। बोलते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रुकी। हानिया ने कुछ पल उसे देखा कि तभी उसकी नज़र वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए डिवोर्स पेपर की तरफ चले गई, जो कि उसने सुबह रखे थे और वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। अगली सुबह निकुंज अभी जॉगिंग करके वापस आया था। वो सीधे अपनी स्टडी रूम में गया। दानिश ऑलरेडी वहां पर कुछ काम कर रहा था। निकुंज उसे देखकर बोला, क्या अपडेट है। इतना बोलकर उसने अपने पानी की बोतल उठा ली। दानिश उसे देखकर बोला, अपडेट ये है कि सबसे पहले तुम्हें नींद की जरूरत है। ये सुनते ही निकुंज ने सीधे उसकी तरफ देखा। दानिश जल्दी से बोला, मैं गलत नहीं बोल रहा, तुम्हें सच में सोने की जरूरत है। लुक एट यू, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, अपनी रेगुलर स्लिप से ज्यादा सो रहा हूँ। मैं मुश्किल से 3 घंटे सोता था, अब 5 घंटे की नींद ले रहा हूँ और इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे नहीं रखनी चाहिए दानिश, क्योंकि यहाँ उम्मीद पर नहीं खड़ा उतर सकता मैं। बोलकर वो आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया। दानिश उसे देखकर बोला, ओके फाइन। आदिनाथ जैन, यानी कि हानिया के ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडमदर और उसका भाई, वो तीनों एक साथ रहते हैं। सब कुछ ठीक है और आई थिंक हानिया की भी उनसे बात होती है, लेकिन अभी आदिनाथ जैन को कुछ नहीं पता है और आई थिंक वेद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। निकुंज उसे देखकर बोला, जिसे जो करना है कर ले, लेकिन हानिया को अब मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। जिसे जितनी जान लगानी है लगा ले, मैं भी देखता हूँ कि कौन क्या उखाड़ सकता है अब। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें प्यार में ऐसे रिएक्ट करते हुए। आई मीन मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कभी प्यार में थे। निकुंज गहरी सांस लेकर बोला, हमेशा से था, 8 साल से। अब पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना है। आई लव माई फ्लेम, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। उसके अलावा ना कभी किसी को नजर उठाकर देखा, ना कभी किसी के लिए दिल अपने हाथ में रखा, लेकिन उसके लिए तो मौत भी मंजूर है और मौत देना भी। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, निकुंज गुजराल प्यार में पागल। निकुंज उसे देखकर बोला, सबसे बड़ा पागल। इतना बोलकर वो खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। दानिश उसे देखकर बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेते। निकुंज उसे देखकर बोला, फ्लेम के पास जा रहा हूँ, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता ज्यादा देर के लिए। पागल नहीं करना मुझे उसे, खुद हो जाऊं पर उसे नहीं होने दे सकता। बोलकर वो वहां से चला गया। वहीं उसकी बात सुन दानिश बस मुस्कुरा कर रह गया। निकुंज जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, उसकी नजर हानिया की तरफ चली गई, जो कि सोफे पर बैठी हुई कहीं खोई हुई थी। निकुंज उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठकर बोला, हेलो हेलो फ्लेम, इस दुनिया में वापस आ जाओ और मुझे ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हानिया एकदम से होश में आकर बोली, तुम कब आए। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब तुमने मेरी आवाज सुन ली तभी तो प्रोफेसर, तुम। हानिया बीच में बोली, कुछ देना है मुझे तुम्हें। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और सीधे स्टडी टेबल की तरफ चली गई। कुछ पल में वो डिवोर्स पेपर लेकर आई और उसने वो डाइवोर्स पेपर निकुंज के हाथ में रख दिए। निकुंज की नज़र सीधे हानिया के सिग्नेचर की तरफ चली गई। ये देखते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। हानिया उसे देखते हुए बोली, आज़ादी चाहिए मुझे हमेशा के लिए। सोच लो तुम मुझे दलदल से निकलने जा रहे हो, अब बस खुद दलदल में मत फंस जाना। निकुंज उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर उसने हल्के से हानिया के फोरहेड पर किस कर लिया। हानिया ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली।
निकुंज के होंठ अभी भी उसके फोरहेड पर थे। वो हल्का सा पीछे हटा और उसने उसकी नाक पर किस किया और फिर दोनों गालों पर। हानिया के दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। वो निकुंज को रोक नहीं पा रही थी, शायद रोकना ही नहीं चाहती थी। क्यों रोकती ही? वो उसका पहला प्यार था, शायद आखिरी भी था। सब कुछ था वो उसका। हाँ, उसने एक गलती की थी, पर रिश्तों में मजबूर थी। निकुंज उसके होठों के करीब आकर रुका। वो कुछ पल रुक कर बोला, कैन आई? हानिया धीरे से बोली, यस। उसके इतना कहते ही निकुंज ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। वो बेहद धीरे धीरे पैशनेटली उसे किस कर रहा था। हानिया ने उसके बालों में अपनी उंगलियां डाली और वो हल्के हाथों से उसकी स्कैल्प का मसाज करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में पूरी तरीके से खोई हुए थे। इस बार हानिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो खुद उसे फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों के होंठ एक दूसरे से अलग हुए। हानिया ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर निकुंज को देखा। निकुंज उसकी किवी ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, यू स्टिल टेस्ट लाइक दैट, हमेशा की तरह। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, पहली बार किस नहीं कर रहे हो तुम मुझे? हॉस्पिटल में भी किस किया था तुमने मुझे? निकुंज उसे देखते हुए बोला, फील करने के लिए नहीं किया था फ्लेम, तुम्हें शांत करने के लिए किया था। फील मैं तुम्हें अब कर रहा हूँ। उसकी बात सुन हानिया ने एक गहरी सांस ली। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। निकुंज ने हल्के से उसके सर पर किस किया और वो डाइवोर्स पेपर लेकर खड़ा हो गया। हानिया उसे देखकर बोली, मुझे वेद की शक्ल नहीं देखनी। क्या मेरे बिना देखे, मेरे बिना कुछ किए तुम ये सब कुछ खत्म कर सकते हो? प्लीज निकुंज, मैं उनमें से किसी के भी शक्ल नहीं देखना चाहती। आई कांट हैंडल इट। एंजाइटी अटैक नहीं हैंडल होगा। एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं निकुंज बीच में बोला, फ्लेम नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें उसके सामने। हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पक्का प्रॉमिस? निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, आई मीन इट। हानिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। निकुंज बस उसके चेहरे को देख रहा था। वो दलदल से निकलने को तैयार जरूर थी, लेकिन इतने वक्त में, यानी कि 3 साल में इस दलदल ने जो उसके ऊपर असर किया था, वो असर अभी भी उसके ऊपर था। एक लेयर बन चुकी थी उसके ऊपर और उसके अंदर से उस लेयर को खत्म करके निकुंज को उसकी हानिया को बाहर लेकर आना था। उसकी फ्लेम को, जो बिना बात के भी हंस मुस्करा देती थी, जो किसी की भी खुशी की वजह बन सकती थी, जिसकी आंखों की चमक कोई छीन नहीं सकता था। रात का वक्त। हानिया इस वक्त बालकनी में खड़ी थी कि तभी उसका फोन बजा। वो तुरंत कॉल पिक करके बोली, क्या हुआ अहान, दादी ठीक है ना? दूसरी तरफ से अहान बोला, आपको ये क्यों लग रहा है दी कि मैं उनके बारे में बात करने के लिए आपको कॉल करूंगा? दादी बिल्कुल ठीक हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू। फूड पॉइजन के चक्कर में मैं हॉस्पिटल में था, तब से आपसे बात नहीं हुई। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, जानती हूँ कि बात नहीं हो पाई। अब तुम ठीक हो? कॉलेज स्टार्ट कर दिया तुमने वापस से? अहान कुछ पल रुक कर बोला, आपकी आवाज इतनी बुझी हुई क्यों साउंड कर रही है? हानिया गहरी सांस लेकर बोली, बताया था ना तुम्हें पहले ही कि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बस उसी चक्कर में, और अब एग्जाम शुरू हो गया तो मैंने छुट्टी ली है कि मैं एग्जाम टाइम पर कॉलेज नहीं जाने वाली। एग्जाम खत्म होंगे, आई मीन 1 महीने बाद, देन आई विल कंटिन्यू कॉलेज अगेन। अहान धीरे से बोला, बस यही वजह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जितना मैं आपको जानता हूँ इतनी सी बात पर परेशान नहीं हो सकती। अपने पैशन के लिए मेहनत करते हुए आप कभी नहीं थकती होती, तो फिर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं दादू नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगा। हानिया जल्दी से बोली, अहान ऐसी बात नहीं करते, दादू है वो, समझे, और अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा? अहान कुछ पल रुक कर बोला, उन्हें बुरा लगेगा? व्हाट अबाउट यू? मुझे ऐसा लगता है ना कि दादू हमारी लाइफ कंट्रोल करते हैं। दादी कभी कुछ बोल नहीं सकती। हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, तो अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडफादर, हमारी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दादू ने मुझसे कहा कि साइंस लेकर आगे कंटिन्यू करो, मैंने ले लिया। अगर मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता या फिर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो फिर अभी मेरी हालत क्या होती? क्या पता मैं मर जाता, मार देता खुद को तो। हानिया बीच में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अहान गहरी सांस लेकर बोला, खराब हो चुका है मेरा दिमाग, और वो आपका हस्बैंड, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। आज उसका कॉल आया था। हानिया हैरानी से बोली, क्या? फिर क्या हुआ? अहान कुछ पल रुक कर बोला, आपको नहीं पता कि आपके हस्बैंड ने दादू को कॉल किया था? उसने बताया नहीं आपको? हानिया जल्दी से बोली, वो एक्चुअली हमारी बात नहीं हो पाई, वो वेद। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वेद का नाम भी लेने के बाद उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। हानिया ने एक लंबी गहरी सांस ली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने हल्के से सर टेढ़ा कर निकुंज को देखा, जो उसे आंखों से शांत रहने का इशारा कर रहा था। अहान फिर से बोला,
मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे दी, आप ठीक तो हो ना? कुछ छुपा रही है ना आप मुझसे? हानिया जल्दी से बोली, कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बुरी तरीके से शोर कर रही थी। निकुंज ने उसे हल्के से अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। हानिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोली, मैं उसका नाम भी हैंडल नहीं कर पा रही निकुंज, मैं ऐसी नहीं थी ना, मैं किसी से इतना कैसे डरने लगी कि मुझे। निकुंज बीच में ही बोला, डू यू रियली थिंक फ्लेम कि तुम डर रही हो? हानिया ने हल्के से अपनी आंखें खोली और वो उसे देखकर बोली, नहीं डर नहीं लग रहा मुझे, जानती है मैं, लेकिन मुझे एंजाइटी फील हो रही है। उसका नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे दूर भगाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस फीलिंग का क्या करूं मैं। मतलब इट्स फील लाइक कि आई डोंट नो डॉट बट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। मैं तभी निकुंज ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे शांत कराया। वो धीरे से बोला, रिलैक्स जस्ट रिलैक्स। हानिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। निकुंज हानिया को अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर आया। उसने उसे बेड पर लेटाया और उसके पास खुद ही बैठ गया। हानिया ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। निकुंज बस उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। थोड़ी देर में हानिया सो चुकी थी। निकुंज ने अपना फोन उठाकर सीधे दानिश को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोला, गोवा का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट चाहिए मुझे, और याद रहे सबसे बड़ा, मतलब ये नहीं कि कोई भी, वो जो मेरी फ्लेम को कंफर्टेबल कर सके। दूसरी तरफ से दानिश बोला, ओके आई अंडरस्टूड, कल सुबह तक 2-3 नाम तुम्हारे सामने होंगे और वो डाइवोर्स पेपर्स मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया, उसके साथ साथ कल वो पेपर वेद के पास पहुंच जाएंगे। निकुंज ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। उसकी नजरें हानिया के चेहरे पर ही थी। उसे समझ में आ चुका था कि ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी अगर उसे अभी से ट्रीट नहीं किया गया तो। हानिया को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। दिल की बातें जो उसके अंदर भरी पड़ी थी वो निकालने के लिए उसे 2-3 सेशन लेने की सख्त जरूरत थी। अगला दिन वेद इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और जानवी भी उसके बगल में बैठी हुई थी। हानिया के जाने के बाद जानवी ज्यादातर यहीं पर पड़ी रहती थी। उसने वेद को बताया था कि हानिया ने उसे थप्पड़ मारा था, पर वेद कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि हानिया से उसका मिलना ही नामुमकिन सा हो चुका था। वो दोनों शांति से बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी डोरबेल बजी। वेद कुछ पल रुक कर बोला, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर वो खड़ा हुआ। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक वकील खड़ा था। वो वेद को देखकर बोला, मिस्टर चटर्जी आपके लिए नोटिस आया है। वेद ने वो नोटिस लेकर दरवाजा बंद कर दिया। तभी जानवी उसके पास आकर बोली, कौन सा नोटिस है? वेद कुछ पल रुक कर बोला, आई डोंट नो। इतना बोलकर उसने एनवलप खोला। डाइवोर्स पेपर थे जिन पर हानिया के सिग्नेचर थे और बस अब उसके सिग्नेचर की जगह खाली थी। वेद हैरानी से बोला, व्हाट द हेल, हानिया ऐसा कैसे कर सकती है? जानवी उसे देखते हुए बोली, क्या? वेद उसे देखकर बोला, वो लड़की मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हो, उसने डाइवोर्स पेपर साइन करके भेजा है। जानवी हैरानी से बोली, क्या? वेद अगर वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है तो दे दो। वेद चिल्लाकर बोला, नहीं दूंगा मैं ऐसे डाइवोर्स, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है। अब आदिनाथ जैन इसकी अक्ल ठिकाने अच्छे से लगाएगा, वो बुढ़ा सब कुछ करेगा। इतना बोलकर उसने अपना फोन उठाया और आदिनाथ को कॉल कर दिया। कल बात नहीं हो पाई थी उसकी आदिनाथ से क्योंकि वो कहीं और बिजी थे। 3-4 रिंग जाते ही कॉल पिक हो गया। दूसरी तरफ से आदिनाथ की आवाज आई, हेलो वेद, बड़े दिनों बाद कॉल किया और सॉरी एक्चुअली कल मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुमसे बात नहीं हो पाई। वेद गुस्से में बोला, और अब आप बात करने के लिए तरसेगे मुझसे? आपको पता भी है कि आपकी पोती ने क्या कांड किया है यहाँ पर? रात का वक्त हानिया इस वक्त बेडरूम में बैठी हुई निकुंज का इंतजार कर रही थी, जो कि अभी वहां पर नहीं था। वो किसी मीटिंग की वजह से बाहर था और अभी तक आया नहीं था। वो मैगजीन पढ़ते हुए टाइम पास कर रही थी। आज काफी दिनों बाद उसे बेटर फील हो रहा था। कह सकते थे कि निकुंज उसे बेटर फील करवा रहा था और उसे निकुंज का इंतजार था। वो वॉल क्लॉक की तरफ देखकर बोली, रात के 9 बजे बज गए हैं, कहाँ हो तुम? काफी दिनों बाद तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दिनों बाद नहीं, सालों बाद। पहले इंतजार करती थी कि तुम कब कॉलेज आओगे, फिर करती थी कि तुम कब कॉलेज से जाओगे, तुम कब मुझे लेने आओगे। और बहुत याद आती है उस वक्त की, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के तुम और मैं हमेशा साथ रहते थे। आई लव यू निकुंज। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। प्यार था, वो प्यार दिल में भरा पड़ा था, हमेशा से था। उसे नहीं पता था कि वो निकुंज के सामने ये शब्द फिर कभी बोल सकती थी या नहीं, लेकिन अकेले में तो बोल सकती थी ना। उसे खुद तो अपने प्यार के बारे में पता था कि वो निकुंज से कितना प्यार करती थी। निकुंज की जगह उसके दिल में, दिमाग में कोई नहीं ले पाया। वेद के लिए उसने खुद को पूरी तरीके से लॉयल किया था।
वो उसके लिए लॉयल थी, उसने निकुंज को भुला दिया था, लेकिन अब वो कोई बंदिश नहीं थी उसके दिल और दिमाग में। हानिया आराम से बैठी निकुंज के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत अपना फोन उठाकर चेक किया। आदिनाथ जी की तरफ से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मैं वेद के घर पर हूँ, जहाँ पर भी हो अभी से अभी आओ। ये मैसेज पढ़ते ही हानिया के एक्सप्रेशन बदल गए। वो कुछ पल वैसे ही बैठी रही और फिर उसने एक बार वापस वॉल क्लॉक की तरफ देखा। 9:10 हो चुके थे। हानिया ने एक गहरी सांस ले अपना फोन लेकर वो तुरंत वहां से निकल गई। इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था जो कि उसे रोक सके। वो बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत वहां से निकल गई। हाँ, जाते वक्त उसने गाड़ी ले ली थी, वो पैदल नहीं जाने वाली थी। करीब 1 घंटे बाद हानिया ने अपनी गाड़ी सीधे वेद के घर के बाहर रोकी। वो चुपचाप सामने देख रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी। निकुंज, यही चल रहा था उसके दिमाग में। शायद निकुंज ही था जो वहां पर न होकर भी उसे हिम्मत देने वाला था। वो आदिनाथ जी की बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर जो होगा हानिया को उसका आइडिया था। वो खुद से बोली, बस हार नहीं माननी मुझे और अब जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर वो गाड़ी से उतर गई और सीधे अंदर चली आई। दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर आते ही उसकी नजरें सबसे पहले आदिनाथ जी की तरफ गई और फिर उसने एक नज़र वेद को देखा। वेद को देखकर उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इधर जैसे ही वेद ने हानिया को देखा, उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। हानिया अभी भी वेद को देख रही थी कि तभी उसके कानों में आदिनाथ जी की आवाज पड़ी, ये सब क्या चल रहा है हानिया? तुम वेद को छोड़कर किसी और के साथ रह रही हो? हानिया तुरंत आदिनाथ जी को देखने लगी। वो चुपचाप उन्हें देख रही थी। आदिनाथ जी उसके सामने आकर बोले, मुझे जवाब चाहिए हानिया, क्या सुन रहा हूं मैं वेद के मुंह से? आज तक पिछले 3 सालों में कभी भी उसने मुझसे तुम्हारी बुराई नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा, और आज वो मुझे कॉल करके इतनी बड़ी बात बता रहा कि तुम किसी और के साथ रह रही हो, किसी लड़के के साथ। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, क्या बताया इसने आपको? आदिनाथ जी गुस्से में बोले, वही जो सच है कि तुम उसे छोड़कर किसी लड़के के साथ रह रही हो। इतना गिर गई तुम? हानिया तेज आवाज में बोली, दादू आपने मेरी बात नहीं सुनी है और इस इंसान की बात सुनकर आप ये फैसला नहीं ले सकते। आदिनाथ जी गुस्से में बोले, तो तुम मुझे पूरी बात बता दो ना, पूरी बात बताओ। आई वॉन्ट टू लिसन कि क्या सच है, क्या नहीं है। हानिया गुस्से में बोली, अफेयर चल रहा है इसका मेरी ही दोस्त के साथ, सोया हुआ है वो उसके साथ, अपनी आंखों से देखा है मैंने, और मैं इस चीज को माफ नहीं करने वाली। पिछले 3 सालों में एक के बाद एक चीज माफ किया मैंने। आपको आइडिया भी है कि मैंने क्या क्या गलतियां माफ की इस इंसान की? आदिनाथ जी हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्होंने एकदम से वेद की तरफ देखा, जो कोई बहाना सोच रहा था। उसे आइडिया नहीं था कि हानिया ये सच सामने बोल देगी। तभी हानिया फिर से बोली, बहुत ज्यादा शौक से आपने इस इंसान को मेरे लिए चुना था ना? आपने ये सोचकर इस इंसान को मेरे लिए चुना था कि ये कितना अच्छा है, ये क्या करेगा मेरे लिए। फालना, धमकाना। मैं बताती हूँ उसने क्या किया। मेरा पहला मिसकराज हुआ जब आप मेरे पास आए थे, ब्लेम मुझे किया इसने। आदिनाथ जी ने सीधे वेद की तरफ देखा। उन्हें इन चीजों के बारे में कभी नहीं पता था। वो तो वैसे भी कुछ नहीं बताने वाला था और हानिया वो सिर्फ और सिर्फ उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इस वजह से उसने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। अगर उसके खिलाफ जाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही तो फिर बोलना उसे भी आता था और मुंह खोलना उसका भी काम था। अगर किसी का मुंह खुलेगा तो वो चुप नहीं रहेगी, फिर चाहे सामने कोई भी हो। बहुत सोच लिया सबके बारे में, अब अपने बारे में सोने की जरूरत थी उसे। और इतने दिनों में उसे निकुंज के साथ रहते रहते समझ में आ गया था कि अगर वो ऐसी रही ना तो मर जाएगी। हानिया फिर से बोली, मेरी दूसरा प्रेगनेंसी दादू, मेरी वो प्रेगनेंसी जिसके लिए मैंने इतनी सारी चीज सोच ली थी कि मैं इस बार अच्छे से ध्यान रखूंगी, सब करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। मेरे बच्चे को इस इंसान ने मार दिया। इस इंसान ने मेरे सामने खुद एक्सेप्ट किया कि इसने मेरे बच्चे को मारा। मुझे दवाइयां देकर उसने मेरे बच्चे की जान ले ली। उसका ब्लेम भी मेरे ऊपर डाल दिया। 3 साल की शादी में मेरी पहली मिसकराज के बाद से ये इंसान पूरी तरीके से बदल गया। पीना, ब्लेम गेम, लड़ाई हो, पता नहीं क्या क्या। और फिर उसके बाद अफेयर। कितना बर्दाश्त करूं मैं? आदिनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो कभी हानिया को देखते तो कभी वेद को। इधर वेद हानिया को घूरने लगा था। वो कुछ कहता कि तभी हानिया चिल्ला कर बोली, बकवास मत निकालना अपने मुंह से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आज मैं नहीं रुकूंगी। एक बकवास तुम्हारे मुंह से निकलेगी ना तो 100 सच्चाइयां मेरे मुंह से निकलेंगी। झेल नहीं पाओगे वेद चटर्जी, सच में नहीं झेल पाओगे। वेद एकदम से चुप हो गया। हानिया आदिनाथ जी की तरफ मुड़कर बोली,
आपको हमेशा ये लगता रहा कि वेद आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है? वो बिजी है और मैंने बोला बिजी है। दादू मतलब ये नहीं है कि वो बिजी था, नहीं बात करना चाहता था वो आपसे, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसे अपनी खुद की बीवी से मतलब नहीं था क्योंकि वो बाहर अफेयर चला रहा था मेरी ही दोस्त के साथ और मुझे कानों कान खबर नहीं लगी। एक दिन मुझे अचानक से पता चला, मैं गई और मुझे डाइवोर्स चाहिए, इससे तो चाहिए, नहीं फर्क पड़ेगा मुझे कि किसी को क्या सोचना है, किसी को क्या करना है, आई डोंट केयर। बोलते हुए लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा था जो कि आदिनाथ जी को सुनाना था, उन्हें सुनना पड़ेगा। उनकी एक गलती की सजा हानिया पिछले 3 सालों से भुगत रही थी और उससे भी बड़ी एक गलती उन्होंने की थी, निकुंज को उससे दूर करने की, उनकी वजह से वो दोनों दूर हो गए। आदिनाथ जी एकदम से सोफे पर बैठ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा था। इतने प्राउड के साथ उन्होंने वेद को हानिया के लिए चुना था, अपनी पोती के लिए चुना था, लेकिन अब जो चीज पता चल रही थी वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तभी वेद बोला, दादू आप इसकी बात कैसे मान सकते हैं? इतनी सारी बातें बोल रही है ये, खुद किसी और के साथ रह रही है, किसी निकुंज गुजराल के साथ। निकुंज गुजराल ये नाम सुनते ही आदिनाथ जी ने एकदम से हानिया की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में देखकर कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे और हानिया की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वेद यहाँ तो सही बोल रहा था, ये बात तो सही बोल रहा था। आदिनाथ जी धीरे से बोले, तुम निकुंज के साथ रह रही हो? हानिया बिना किसी भाव के बोली, वो इंसान मुझे बचाने के लिए आया दादू, मुझे इस दलदल से निकलने के लिए। और आदिनाथ जी बीच में बोले, खबरदार हानिया, अगर तुम्हारी जुबान पर उस लड़के का नाम भी आया तो। हानिया एकदम से चुप हो गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। वेद को समझ में तो नहीं आ रहा था कि आखिर निकुंज के साथ कनेक्शन क्या था, पर वो अब ये एंजॉय करने वाला था क्योंकि अब आदिनाथ की हानिया के खिलाफ बोलने वाले थे। आदिनाथ की हानिया को घूरते हुए बोले, जो भी था तुम्हें मुझे बताना चाहिए था हानिया, अगर मुझे नहीं भी बता पाई तो फिर तुम्हें निकुंज के पास जाने का हक किसने दिया? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, 24 साल की हूं मैं, पूरी जिंदगी मेरी आपने अपने नाम नहीं कर रखी है दादू। आदिनाथ जी हैरानी से बोले, हानिया क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा दादू हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने का हक। हानिया बीच में बोली, बस बहुत हो गया, कितने फैसले लेंगे आप मेरी जिंदगी के? आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, मेरा जीवन साथी चुनने का फैसला, और देख लीजिए एंजाइटी अटैक आया आपकी पोती को, पता है इतनी बुरी तरीके से एंजाइटी अटैक आया ना, मुझे लग रहा था कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, रात को सो नहीं पा रही थी, हंसना भूल गई थी मैं, ये हालत हो चुकी थी मेरी। समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ? हानिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो अपनी आंसू भरी आंखों से आदिनाथ जी को देख रही थी। आदिनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए, वो बस हानिया को देख रहे थे। उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, एंजाइटी अटैक। उनकी पोती को एंजाइटी अटैक आया, ये चीज उन्होंने कभी नहीं सोची थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। उन्होंने सीधे वेद की तरफ देखा। वेद जल्दी से बोला, दादू आप ऐसे इसकी बात नहीं सुन सकते, निकुंज के साथ रह रही है ये, पता नहीं उसके साथ क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है। ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है ये मेरे ऊपर? और आप यहाँ पर आए तो आपको सबूत मिल गया ना कि ये यहाँ पर नहीं रह रही है, इसके पास मेरे खिलाफ सबूत क्या है? हानिया धीरे से बोली, दादू इतने बुरे दिन आ गए कि अब मुझे खुद को साबित करने के लिए अपने ही दादू को सबूत देने की जरूरत है क्या? वो 3 साल पहले मिले लड़के पर भरोसा करेंगे या फिर उस लड़की पर जो उनकी पोती है और उनका खून, वो भी पिछले 24 सालों से? आदिनाथ जी ने सीधे हानिया की तरफ देखा, अब वहां पर बिल्कुल शांति थी। आदिनाथ जी अचानक से बोले, निकुंज के साथ क्यों हो तुम चाहती तो मुझे बता सकती थी ना? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, क्या बताती, कैसे बताती? डर लग रहा था मुझे कि कहीं आपको गिल्टी फील ना हो, एक मन ये कह रहा था कि कहीं आप मेरा साथ दोगे या नहीं, और मुझे अपना डर सच होता हुआ नजर आ रहा है। आदिनाथ जी फिर से बोले, उसके साथ उसके घर में रह रही हो तुम, हाँ या ना? हानिया गहरी सांस लेकर बोली, हाँ। आदिनाथ जी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोले, उसके कमरे में रह रही हो तुम? हानिया उनकी आंखों में देखकर बोली, हाँ। ये सुनते ही आदिनाथ जी ने एकदम से हानिया के ऊपर हाथ उठाया। हानिया ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया, लेकिन वो थप्पड़ उसके चेहरे तक पहुंचा ही नहीं। उसने हल्के से आंखें खोलकर आदिनाथ जी के हाथ की तरफ देखा, जिसे किसी ने पकड़ा हुआ था। फिर उसने सीधे निकुंज को देखा, जो बिना किसी भाव के आदिनाथ जी को देख रहा था। ये देखते ही हानिया की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आदिनाथ जी और निकुंज, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे के लिए बेइंतहा नफरत लिए देख रहे थे। निकुंज आदिनाथ जी का हाथ छोड़कर बोला,
कमाल है मिस्टर आदिनाथ जैन, आपकी पोती का वो नकारा पति जिसने उसे धोखा दिया, आप उसी के सामने अपनी पोती पर हाथ उठाकर साबित करना चाहते हैं कि आपकी पोती की इज्जत कुछ नहीं आपकी आंखों के सामने। आदिनाथ जी चिल्ला कर बोले, निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी। निकुंज बीच में बोला, अगर आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए मिस्टर जैन, लेकिन मैं तो अपनी शक्ल दिखाऊंगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गेट लॉस्ट, और अगर नहीं जाना तो चुपचाप मेरी शक्ल झेलना सीख जाइए। हानिया एक कदम पीछे हट गई, वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस चुपचाप निकुंज को देख रही थी। निकुंज ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और अब वो हानिया के सामने खड़ा था, मतलब आदिनाथ जी को फेस करते हुए वो हानिया के सामने था। हानिया चुपचाप उसकी पीठ की तरफ देख रही थी, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए निकुंज के पीठ पर अपना सर टीका लिया। निकुंज ने कसकर अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी अंबर आइज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आदिनाथ जी गुस्से में बोले, कैसे विश्वास कर लूं मैं तुम पर हानिया, जब ये लड़का तुम्हारे लिए यहाँ तक चला आया, तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही है, मुझसे लड़ रहा है तो गलत तुम हो या फिर वेद। ये सुनते ही हानिया को हल्की सी हंसी आ गई, हैरानी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि ये तो होना ही था। वो निकुंज के पीठ पर सर टिकाए जमीन को देख रही थी और बस मुस्कुरा रही थी, आंखों में आंसू अभी भी थे। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, तरस आता है मुझे आप पर, लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा। वो क्या है ना कि अगर तरफ आप पर तरस कर लिया मिस्टर जैन तो फिर आपको आपकी औकात कैसे दिखाऊंगा। आदिनाथ जी चिल्ला कर बोले, चुप बिल्कुल चुप। निकुंज भी एकदम से चिल्ला कर बोला, चिल्लाना मुझे भी आता है, आवाज नीचे। मेरी आंखों के सामने अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो मेरा दिमाग खराब होता है, और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाती है। निकुंज ने ये बातें इतनी जोर से कही थी कि हानिया एकदम से डर गई थी और वहीं वेद 2 कदम पीछे हट गया, डर तो वो भी गया था। निकुंज सच में बहुत जोर से चिल्लाया था, आदिनाथ जी खुद चुप हो गए थे। यहाँ हानिया ने हल्के से निकुंज के ब्लेजर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। निकुंज ने सीधे हानिया के हाथ पर अपना हाथ रखा, वो आदिनाथ जी की आंखों में देखकर बोला, डू आई नीड टू रिपीट। इसके बाद वहां पर बिल्कुल शांति